जी, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल गतिमान एकेडमी में। आज के वीडियो में हम जेल प्रहरी के प्रीवियस एग्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सिर्फ साइंस टॉपिक को ही टच करेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं आपके लिए 500 क्वेश्चन की एक साइंस टॉपिक की सीरीज क्वेश्चन पेपर सीरीज लाया हूं, जिसमें हम साइंस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड मेथड तथा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो जेल प्रहरी की भर्ती आ गई है, और जेल प्रहरी तथा जो एमपी पुलिस के एग्जाम्स पेपर हैं उसमें जेल प्रहरी में 20 नंबर की तथा एमपी पुलिस में 10 नंबर की साइंस पूछी जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज पेपर इसलिए लाया हूँ कि जैसे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में 2 से 5 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपके वो क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो पेपर मैंने लिया है, ये जेल प्रहरी का पेपर 2018 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो को स्क्रॉल करके साइंस टॉपिक निकाल लिया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है। दोस्तों, ऑप्शन है घर्षण बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल। दोस्तों, घर्षण बल फर्स्ट ऑप्शन है। दोस्तों, हमारे लिए बाल्टी को ऊपर की तरफ उठाना है, ना कि किसी दीवार पर या सरफेस पर उसको खिसकाना है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पेशीय बल है। पेशीय बल, जब हम बाल्टी को ऊपर की तरफ उठाते हैं या किसी भी साइड उठाते हैं तो हमारी वो मांसपेशी है वह वर्क करती है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा पेशीय बल। तीसरा, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, हम किसी इलेक्ट्रिसिटी या मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। चौथा, चुंबकीय बल। ये ऑप्शन भी कैंसिल है, क्योंकि चुंबकीय बल कोई मशीन का जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई फील्ड जनरेट नहीं होने वाली है, जिससे चुंबकीय बल भी वहाँ पर कार्य नहीं करेगा। ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। हमारा सही आंसर रहेगा पेशीय बल। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है। अप्रत्यक्ष रोग है मीन्स की वेक्टर बॉर्न डिसीज है। ऐसी रोग जो डायरेक्ट किसी बैक्टीरिया वायरस के अटैक से नहीं हुआ है, किसी वेक्टर के शरीर में एंटर करने से हुआ है, तो ऐसा रोग होता है मलेरिया। मलेरिया में दोस्तों जो मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या मच्छर होता है, उसकी सैलाइवा जब वह हमारे लिए काटता है तो उसकी सैलाइवा के थ्रू जो वेक्टर है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे हमारे लिए मलेरिया हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। हैजा हैजा एक विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, जो डायरेक्ट किसी बैक्टीरिया के अटैक से हो रही है। ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा। दूसरा, एड्स एक वायरस से होने वाला डिसीज है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जो कि वायरस के अटैक से होता है। चौथा ऑप्शन, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस जो था वह भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के अटैक से होता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है मलेरिया, जो कि हमारी बॉडी में वेक्टर के अटैक से, वेक्टर के एंटर कर जाने से होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मलेरिया। दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन संरचना के पास अगली पीढ़ी के जाने की जानकारियां होती हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और नाभिक। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि आनुवांशिक जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य डीएनए करता है। आरएनए, प्रोटीन, नाभिक, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो डीएनए है वह कोशिका में रहता है, उपस्थित रहता है, और जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको सुरक्षित रखता है, स्टोर रखता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन करने का कार्य करता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है। ऑप्शन है कंडरा, उपास्थि, हड्डी या स्नायु। तो दोस्तों, जो हमारा हड्डी संयोजी ऊतक होता है वह हार्ड भी होता है, मीन्स कि मजबूत भी होता है, और लचीला भी नहीं होता। तो इसका आंसर, तीसरा आंसर, हड्डी सही हो जाएगा। दूसरा, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मैं बता दूं कि जो कंडरा होते हैं या टेंडन होते हैं वह हड्डी को
जो मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करते हैं, तो ये ऑफकोर्स लचीले होंगे, तभी वह मांसपेशी से हड्डी को कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरे जो उपास्थि होते हैं वह हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करने वाले होते हैं, ये भी लचीले होते हैं। तीसरा स्नायु या लिगामेंट जो होते हैं वह भी हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करने वाले होते हैं। सॉरी, जो मैंने कार्टिलेज और उपास्थि बता दिया वो लिगामेंट का बोल दिया था। तो दूसरा ऑप्शन जो उपास्थि है वह है जो हमारी लचीली अस्थियां होती हैं, जैसे कि नाक में पाई जाने वाली, कान में पाई जाने वाली, ये उपास्थियों से बने होते हैं, तो ये भी लचीले होते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन बचता है 3 हड्डी, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यह मजबूत भी होता है और लचीला भी नहीं होता। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक खेत योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्व, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। दोस्तों इसमें पहले ही ऑप्शन ब्लैंक दे दिया गया है, खाली स्थान। एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्व, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन है खरपतवार, मैदानी कीट, भंडारण कीट तथा फसल। तो दोस्तों देखा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। जो खरपतवार जो होती है वह जो फसल होती है, मुख्य फसल होती है, उसके साथ हम पोषक तत्वों, आश्रय, सूरज की रोशनी, इन सभी के लिए प्रतिस्पर्धा मुख्य फसल के साथ करता है। तो हमारा इसका आंसर जो खरपतवार है वह सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैदानी कीट जो है वह हमारे लिए क्वेश्चन में अवांछित पौधा पूछा गया है, तो कीट आंसर हो ही नहीं सकता। भंडारण कीट भी आंसर नहीं हो सकता। फसल हमारी मुख्य फसल ही है, तो वह भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर नंबर 1 खरपतवार सही होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कि He के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करें। जबकि हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान 4.0 म्यूक्रॉन। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था कि हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करें, जबकि जो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है वह 4 है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 1 मोल हीलियम में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो जो 1 मोल हीलियम होता है वह 4 ग्राम हीलियम के बराबर होता है। 1 मोल हीलियम 4 ग्राम हीलियम के बराबर होता है। तो 4 का भाग हम 16 में दे देंगे। 16 में जब हम 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 का गुणा मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे, 6.023 × 10⁻23 से। तो जो हमारा आंसर है वह आ जाएगा 4 × 24। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 24.09 × 10⁻23, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है जे थॉमसन प्रयोग, चैडविक प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग, मिलिकन का तेल ड्रॉप प्रयोग। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जे थॉमसन का प्रयोग, तो जे थॉमसन है जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन गलत है, हो गया। चैडविक का प्रयोग, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग, तो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलिकन का तेल ड्रॉप प्रयोग। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन FeCl2, FeO, Fe2O3, Fe2O3 तथा Fe2O4। तो इसका Fe2O3 जंग का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा जो लास्ट ऑप्शन 4th है ये सही हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपके लिए याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली ईंट से बनी दीवार, बाहरी दीवारों वाले घर सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, आसानी से विघटित हो जाते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा इसका वह हो जाएगा कि हवा को फंसाते हैं और गर्मी में कमरों को ठंडा रखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो खोखली ईंट वाले बाहर से जो दीवार बनी होती है वो खोखली ईंटों से बनी होती है। इसका मतलब यह है कि जो दीवार एक पूर्णतः जो ईंट खोखली नहीं होती है।
जो ईंट रहती है वह पूर्ण रूप से खोखली नहीं होती है, थोड़ी पोरस होती है जिससे कि उसमें वायु प्रवेश कर सके और वह ठंडी हो जाती है। तो गर्मी में वह कुछ ठंडी हो जाती है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन है वस्तु के पीछे 20 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर, वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समतल दर्पण के रेफरेंस में पूछा गया है। समतल दर्पण में आपको मैं बता दूं कि जो समतल दर्पण के सामने जितनी भी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब उसके पीछे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो हमारा जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि यही क्वेश्चन उत्तल लेंस उत्तल दर्पण के रेफरेंस में अगर पूछा जाता तो हमारा आंसर होता 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण जो होता है वह कन्वर्ज जल्दी कर देता है किरणों को। तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वह हाफ मीन्स की आधी दूरी पर बन जाता है। और यदि यही क्वेश्चन अवतल दर्पण के रेफरेंस में होता तो दूरी दुगनी हो जाती है, मीन्स की जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन। दोस्तों अगला 12th नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, खमीर का उपयोग एल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की यह किस श्रेणी से संबंध रखता है। तो दोस्तों हमारा सीधा क्वेश्चन यह है कि जो खमीर है वह किससे बनता है। ऑप्शन है कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो दोस्तों जो खमीर बनता है वह कवक से बनाया जाता है। कवक एक फंगस जो होती है उससे खमीर बनाया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कवक सही हो जाएगा। जीवाणु से कवक नहीं बनता है, जीवाणु से खमीर नहीं बनता है। प्रोटोजोआ तथा शैवाल इनसे भी खमीर नहीं बनता। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो हवाबंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाए तो हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या घटती है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत घंटी है उसको एक बेल जार के अंदर मीन्स कांच के जार के अंदर रख दिया गया है जिसमें कुछ हवा भी बंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है। घंटी पहले बज रही है, घंटी बज रही है और उसके अंदर जो वायु भरी है उसको निर्वात पंप की सहायता से हटा दिया गया है। तो उसके बाद में जो हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घट जाता है, हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घट जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर हवा थी जिस वजह से वह इसका फ्लो बना हुआ था, अब वहां से हवा निकाल दी गई है, निर्वात पंप की सहायता से हवा बाहर निकाल दी गई है। तो उसका जो आयाम है कंपन करने का आयाम घट जाएगा। दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, यदि आप किसी जगह पर दौड़ रहे हैं और वहां पर हवा का फ्लो है और यदि आपको किसी बंद गुफा के अंदर दौड़ने को बोल दिया जाए जहां पर हवा का फ्लो नहीं है तो आप उतनी तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे। दोस्तों यही चीज इस स्तंभ पर भी लागू होती है, कंपन पर भी लागू होती है। तो जो कंपन है वह उसका आयाम जो है घट जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में डाई, कृत्रिम शर्करा, उर्वरक, अम्ल तत्वनाशक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है यह MgOH होल ट्वाइस का जो कॉमन नेम है, मीन्स की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वह अम्ल तत्वनाशक मीन्स की एंटासिड का प्रमुख कंपोनेंट होता है। तो जो एंटासिड है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
भूकंपरोधी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें, मिट्टी और पंख से बनी इमारतें, कांच और ईंट से बनी इमारतें। तो दोस्तों जो भूकंपरोधी इमारतें होती हैं वही भूकंप क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करेंगी। दोस्तों बहुमंजिला इमारतें कर ही नहीं सकती क्योंकि बहुमंजिला इमारतें भूकंप आने पर ढह जाती हैं। मिट्टी और पंख से बनी इमारतें, ये भी मिट्टी और पंख से बनी मीन्स की कीचड़ से बनी इमारत कैसी रह सकती है। कांच और ईंटों से बनी इमारतें, कांच से तो इमारत या ईंट से बनी इमारत, कांच की अगर इमारत समझ लें कि कांच से अगर इमारत की दीवार उठाई जाएगी तो वो तो भूकंप क्षेत्र में गिर ही जाएगी। तो भूकंप रोधी इमारतें हमारा सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, मीथेन का जलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन, कॉफी में चीनी घोलना। तो जो नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र से पानी का वाष्पीकरण, यह ऑप्शन नहीं होगा। नमक का वाष्प से यानी कि जल में से पानी का वाष्प बनना ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर जो है उसका वायु में खुला छोड़ देने पर वाष्प बन जाना, ये भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि उसकी जो केमिकल स्थिति मीन्स की रासायनिक स्थिति उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कॉफी में चीनी घोलना, चीनी का घुल जाना, ये भी कोई पानी में घुल जाना परिवर्तन रासायनिक नहीं है। मीथेन का जलना, यहाँ पर जो मीथेन का जलना है ये रासायनिक परिवर्तन है। जो मीथेन है, जो आपने देखा होगा दोस्तों गैस सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है वो मीथेन ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मीथेन का जो जलना है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय मैग्नेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें कम वाट के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस टेस्टर में जो हाई वोल्ट के करंट की आवश्यकता होती है वह टेस्टर कम संवेदनशील होता है क्योंकि उसको अधिक वोल्ट देना पड़ेगा तब वह वर्क करेगा। उसके लिए वर्क करने के लिए ही हाई वोल्ट की आवश्यकता है, तो वो संवेदनशील कैसे कहलाएगा? तो हमारा जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वह सही हो जाएगा कि एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट के हीटिंग फिलामेंट का उपयोग किया गया है वह कम संवेदनशील होगा। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में एलईडी का प्रयोग किया गया है, एलईडी बहुत ही संवेदनशील होती है, थोड़ी सी भी करंट पाकर वह काम करने लगती है। जो थर्ड ऑप्शन है कि टेस्ट जो सेकंड ऑप्शन है चुंबकीय मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक वैसे भी अधिक संवेदनशील होती है। और जो फोर्थ ऑप्शन है कम वाट का बल्ब, बल्ब लिया गया है लेकिन कम वाट का, तो वह भी अधिक संवेदनशील होगा। हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वह हमारा सही आंसर होगा क्योंकि इसमें हाई वाट का जो हीटिंग फिलामेंट का उपयोग किया गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? तापमान जब ली गई बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है और पानी शेष रह जाता है। तापमान जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तापमान जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। चौथा ऑप्शन जब तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू होता है। तो दोस्तों जो आंसर है हमारा कि जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर स्थिर रहता है। ये फैक्ट यहाँ पर भी वर्क करेगा क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से लिया जाता है तो थर्मामीटर को लगाने के बाद उसको जब तक कि उसमें पारे का स्तर स्थिर ना हो जाए तब तक उसकी रीडिंग नोट नहीं करते हैं। तो जब रीडिंग उसकी नोट करते हैं स्थिर हो जाने पर, तो हमारा जो ये फैक्ट है यहाँ पर भी वर्क करेगा। जब थर्मामीटर का स्तर स्थिर हो जाएगा तो उस टाइम पर हम बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके गलनांक का
जो बिंदु है उसको हम निर्धारित कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, तो वही उसका बर्फ का गलनांक बिंदु होगा। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए हम देख लें कि जो पहला ऑप्शन है, तापमान जब ली गई बर्फ पूरी पिघल जाती है और पानी शेष रह जाता है, ऑप्शन ये सही नहीं होगा, क्योंकि कितना वेट करेंगे हम, कितनी बर्फ ली गई है, और ये इस प्रकार की कोई मेथड नहीं होती तापमान नापने की। दूसरा, तापमान जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, बर्फ कब पिघलना शुरू होगी, उस टाइम पर अगर स्थिर तापमान स्थिर नहीं हो पाएगा, मीन्स कि पारे का जो स्तर है वह थर्मामीटर में स्थिर नहीं हो पाएगा, तो कैसे हम उसको रीडिंग को नोट कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वही सही होगा। जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही हो ही नहीं सकता, ये कोई इसने डायरेक्ट दे दिया कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये कोई आंसर नहीं होता। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेज, फास्फेट और सूर्य का प्रकाश। दूसरा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश। तीसरा, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और सूर्य का प्रकाश। चौथा, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फेट और सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों जो भोजन बनाने के लिए पौधे उपयोग करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं। दोस्तों यह इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन देखकर यह समझ आ रहा है, जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर भी ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और सूर्य का प्रकाश, तो कार्बोहाइड्रेट का तो वो निर्माण करते हैं, भोजन बनाते, भोजन जो वह वो कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऊपर और नीचे का ऑप्शन गलत ही है, तो हमारा जो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य प्रकाश का उपयोग भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है यह इसमें हम 500 लगभग 500 क्वेश्चन की ये सीरीज है, जिसको हम पर डे 20 क्वेश्चन के डिवाइडेशन के हिसाब से पर डे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल्ड मेथड में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जैसे कि मैंने आज किया है। इसी प्रकार से आज से ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। अगले 20 कुछ दिन तक 500 क्वेश्चन की सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइंस के 28 वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिससे आप साइंस पढ़ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन सीरीज में लाया हूं इसलिए जिससे आपको यह अंदाजा हो जाए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि जो जेल प्रहरी का एग्जाम होता है, एमपी पुलिस का एग्जाम होता है, किस प्रकार की साइंस उनमें पूछी जाती है। जेल प्रहरी में 20 नंबर की साइंस तथा जो एमपी पुलिस है उसमें 10 नंबर की साइंस जरूर पूछी जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।